इसके राणा रंजीत ये मानना है कि हिंदू वोट उन्हें मिलेगा एआईएम की तरफ से लड़ने के बाद। एआईएमआईएम के कैंडिडेट होने के बावजूद भी उनका विश्वास है कि हिंदू मत उनको मिलेंगे, है ना, और मुसलमान मत जो हैं वो भी उनको मिलेंगे। इस आशा के साथ वो चुनाव के मैदान में कूदे हुए हैं। लेकिन एक कड़ी तो ये भी हो सकती है कि मुस्लिम वोटों में डिवीजन हो जाए और इसका फायदा पवन जायसवाल को मिले। चल रही है पवन जायसवाल वाली जो सीट है वो जनता दल यूनाइटेड को दे दी जाएगी और वहाँ से संभवतः आनंद मोहन के जो छोटे पुत्र हैं वो वहाँ से उम्मीदवार, राधा मोहन सिंह और आनंद मोहन, इन दोनों की जो दृष्टि है वो दृष्टि ढाका विधानसभा पे है। और इस बार क्योंकि पिछली बार पिछले चुनाव में जो कुछ खटपट हुआ था वो सधाने की स्थिति में लोग इस बार हैं रहेंगे। अंशुमान मोहन की बात आपने की तो ढाका के लोग क्या अंशुमान मोहन के इस लॉन्चिंग जो आनंद मोहन के द्वारा कराया जाएगा उसको स्वीकार कर लेंगे इतनी जल्दी? वैश्य मतों का ध्रुवीकरण पूरे बिहार के स्तर पे पवन जायसवाल के कंट्रोल में होता है। रमा देवी भी इस बार ताल ठोकी हैं कि वो तो या तो खुद चुनाव लड़ेंगी या अपनी पुत्री को चुनाव लड़ाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो और ढाका की चर्चा ना हो, ढाका विधानसभा सीट की चर्चा ना हो तो कुछ ठीक नहीं लगता है। जब से बैरिस्टर असरुद्दीन ओवैसी ने ढाका का दौरा किया है और उस दौरे में ये घोषणा कर दी कि ढाका से एआईएमआईएम के प्रत्याशी राणा रंजीत होंगे, तब से सियासत के गलियारों में काफी हलचल तेज हो गई है। तमाम तरह की चर्चा होने लगी है और इस चर्चे की कड़ी में एक अहम चर्चा ये है कि क्या पवन जायसवाल की राहें आसान हो गई है या फिर पवन जायसवाल की राह में कोई रोड़ा अटक गया है। तमाम तरह की चीजों पर चर्चा करेंगे। ढाका विधानसभा के बारे में ऐसी आज आपको जानकारी देंगे जिसके बारे में अभी आपने सुना भी नहीं होगा। तमाम तरह की इन बातों को हम डिकोड करने जा रहे हैं आज फाइनल पोस्ट के माध्यम से अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। असरुद्दीन ओवैसी कल ढाका पहुंचते हैं और ढाका में उन्होंने जो अपनी सभा की उस सभा में साफ तौर पे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि राणा रंजीत यहां से प्रत्याशी होंगे। राणा रंजीत का प्रत्याशी होना ढाका से, ढाका का जो चुनावी समीकरण है उस पर क्या असर पड़ेगा और ढाका के जो अभी वर्तमान विधायक है पवन जायसवाल, उनकी राहें कितना आसान हो जाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा, इसके बारे में बताइए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम कि हमारे जो अपने सूत्र हैं उस सूत्रों से जानकारी मुझे मिलती है जी। उसमें दो मोहन, एक राधा मोहन अच्छा और एक आनंद मोहन। अच्छा। विगत समय में दोनों मोहन के साथ पवन जायसवाल जी की खटपट हुई है, अनबन हुआ है और दोनों मोहन ने मिलकर ये प्लान किया है कि पवन जायसवाल की का जो राजनीतिक कद है उस कद को छोटा करना है। इस तरह की भी बात चल रही है। जी हाँ जी हाँ। भारतीय जनता पार्टी में आपको ये नहीं दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी में राधा मोहन सिंह और संजय जायसवाल, है ना, इन दोनों के बीच में एक लंबी दीवार आपको दीवार दिखती है और दीवार स्पष्ट तौर पे दिखती है। तो राधा मोहन सिंह के साथ भी पवन जायसवाल का खटपट हुआ था, आनंद मोहन जी के साथ भी उनका खटपट हुआ था, है ना। लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव तमाम न्यूज चैनलों पर तमाम न्यूज चैनल पे बातें भी सामने आई थी। हालांकि बाद में उसको पैचअप किया गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब एक बार गांठ लग जाती है तो कितना भी उसके ऊपर मालिश आप कर दीजिए वो स्पर्श और रुखरापन वहाँ रहता ही है। हमारे जो अपने सूत्र हैं वो सूत्र ये बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, उसने राणा रंजीत सिंह जो कि भाजपा के विधायक राणा रणधीर के भाई हैं जी, सीताराम सिंह जी, स्वर्गीय सीताराम सिंह, कद्दावर नेता यहाँ के, बिहार विभूति, और बिहार विभूति के नाम से भी उनको जाना जाता है, उनके सबसे छोटे पुत्र हैं जी। तो एआईएमआईएम ने उनको ढाका से उम्मीदवार बनाया है। इसके पीछे जो कहानी है उस कहानी में भी आनंद मोहन और राधा मोहन सिंह की भूमिका दिखती है क्योंकि इस बार जो प्लानिंग है वो प्लानिंग ये है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को वो सीट दे देगी। अच्छा, ऐसी बात चल रही है। पवन जायसवाल वाली जो सीट है वो जनता दल यूनाइटेड को दे दी जाएगी और वहाँ से संभवतः आनंद मोहन के जो छोटे पुत्र हैं वो वहाँ से उम्मीदवार होंगे।
तो फिर क्या होगा? दूसरी ओर पवन जायसवाल के बारे में ये चर्चा चल रही है कि पवन जायसवाल को संभवतः मोतिहारी से, ढाका से मोतिहारी, हाँ, ढाका से मोतिहारी उनको शिफ्ट किया जाएगा, मोतिहारी उनको लड़ाया जाएगा। मोतिहारी से एक और नाम वैश्य समाज में बड़ी तेजी से चर्चा में आया है। रमा देवी भी इस बार ताल ठोकी हैं कि वो तो या तो खुद चुनाव लड़ेंगी या अपनी पुत्री को चुनाव लड़ाएंगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो वैसी स्थिति में वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगी। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब विरोध भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत होगा तो वैसी स्थिति में राधा मोहन सिंह और आनंद मोहन की जो जोड़ी है, ये लोग मिल के तय कर देंगे कि भाई यहाँ जो सीटिंग है वही लड़ेगा। अच्छा, मतलब पवन जायसवाल का जो कैरियर है, हाँ, उस कैरियर को स्टेक पे लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही कर रखी है, जो मेरे अपने सूत्र कहते हैं। हालांकि अभी जल्दीबाजी है थोड़ी इस बात को कहना, लेकिन जो पृष्ठभूमि और शतरंज की जो बिसात हमको दिख रही है उसमें दिख रहा है कि पवन जायसवाल के लिए संकट की घड़ी है। लेकिन जी अब बोल लें। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, मुस्लिम और हिंदू दोनों बराबर मात्रा में लगभग हैं वहाँ, हिंदू थोड़े ज़्यादा हैं, है ना। अब है क्या कि हिंदू वोट में अगर पोलराइजेशन होगा, मान लीजिए जदयू को अगर सीट चला भी जाता है और वैसी स्थिति में जन स्वराज भी वहाँ से जो कैंडिडेट दे रहा है वो हिंदू कैंडिडेट है। अच्छा, डॉक्टर LV प्रसाद। अच्छा, ऐसी चर्चा आ रही है, चर्चा सुनने को आ रही है। राम प्रकाश सिन्हा का स्टैंड अभी क्लियर नहीं है, लेकिन राम प्रकाश सिन्हा भी चुनाव लड़ेंगे जितनी जानकारी हमको है। तो 3 हिंदू उम्मीदवार वहां से हो गए, है ना। मुसलमान उम्मीदवार में RJD का उम्मीदवार वहां से मुसलमान होगा, संभवतः फैसल रहमान, हाँ, फैसल जो हैं वो फैसल वहां से चुनाव लड़ेंगे। फैसल रहमान के चुनाव लड़ने पर फैसल रहमान अकेले मुसलमान कैंडिडेट होंगे। अब एक चीज ये देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, क्या उनकी पार्टी और मुस्लिम वोट जो है, क्या वो राणा रणधीर पे अपना दाव लगा, राणा रंजीत पे अपना दाव लगाएगी? क्या मुसलमान किसी हिंदू को वोट करेगी? क्योंकि वहाँ जो है हम लोगों ने पिछले करीब 20-25 साल में देखा है कि ढाका का जो चुनाव है वो चुनाव नहीं होता है, वो धर्म युद्ध होता है ना। और चुनाव आते आते माहौल इस तरह का बन जाता है कि हिंदू सेंटीमेंट एक तरफ, मुसलमान सेंटीमेंट एक तरफ। तो हिंदू सेंटीमेंट में अगर ये 3 महारथी मैदान में रहेंगे, है ना, तो क्या RJD को इसका सीधा फायदा मिलता हुआ नहीं दिखेगा? हालांकि आज हमारी राणा रंजीत से बात हमारी हुई और हमने उनसे बातचीत की, हमने उनसे कहा कि भाई वोटों का डिवीज़न, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमान जो हैं वो हमारे साथी हैं और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में होगा, है ना। हिंदू वोट तो हमको जो मिलेगा ही। मतलब राणा रंजीत ये मान रहे हैं कि हिंदू वोट उन्हें मिलेगा AIM के तरफ से लड़ने के बाद, AIMIM के कैंडिडेट होने के बावजूद भी उनका विश्वास है कि हिंदू मत उनको मिलेंगे, है ना, और मुसलमान मत जो हैं वो भी उनको मिलेंगे। इस आशा के साथ वो चुनाव के मैदान में कूदे हुए। लेकिन एक कड़ी तो ये भी हो सकती है कि मुस्लिम वोटों में डिवीजन हो जाए और इसका फायदा पवन जायसवाल को मिले। नहीं, अब एक बात समझिए, मुस्लिम वोटों में डिवीजन हो जाए, इसका फायदा पवन जायसवाल को मिले। अब जो समीकरण हम आपको बता रहे हैं, अगर आनंद मोहन के पुत्र जनता दल यूनाइटेड से कैंडिडेट होते हैं और पवन जायसवाल अपने अस्तित्व की लड़ाई वहां से निर्दलीय लड़ते हैं, है ना, वैसी स्थिति में वोटों का डिवीजन हो जाएगा। पहली बार नहीं है कि पवन जायसवाल वहां से निर्दलीय लड़ेंगे, एक बार उन्होंने जीता भी है। नहीं, एक बार जीता है तो कोई कंपटीशन नहीं था ना। इस बार तो उनको कंपटीशन देने के लिए जन स्वराज भी मैदान में है। अच्छा, और इस बार कंपटीशन देने के लिए जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट अगर आ जाता है, क्योंकि आनंद मोहन की दृष्टि इस सीट पे है, इस विधानसभा सीट पे है। अच्छा, वहां से वो, क्योंकि एक बेटा उनका शिवहर से विधायक है और दूसरा वो ढाका लड़ाने की तैयारी में, ढाका लड़ाने की तैयारी में है। तो वैसी स्थिति में मेरा जो अपना समीकरण कहता है और हमारे जो अपने सूत्र बताते हैं, उस सूत्र के हिसाब से पवन जायसवाल के लिए संकट की स्थिति पैदा करने पवन जायसवाल के लिए संकट की स्थिति पैदा हो रही है और उस संकट की स्थिति पैदा कर रहे हैं दोनों मोहन, राधा मोहन, आनंद मोहन। अच्छा, अब एक बात और आपको बता दें, फिर पवन जायसवाल का क्या होगा? क्या होगा? चूंकि वैश्य मतों का ध्रुवीकरण पूरे बिहार के स्तर पे पवन जायसवाल के कंट्रोल में होता है। वैश्य महासभा के कद्दावर अध्यक्ष भी हैं पूरे बिहार के, है ना।
तो पवन जायसवाल भी कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, है ना, तो उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजी कुछ ना कुछ बनाई होगी। उनकी क्या स्ट्रेटेजी है अभी इसके बारे में हम नहीं कहेंगे, लेकिन बड़ी संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि अगर पूर्वी चंपारण ढाका विधानसभा सीट अगर जाता है जनता दल यूनाइटेड को, तो इधर नरकटिया विधानसभा जो है, जो जनता दल यूनाइटेड के कब्जे में है, उस पर बीजेपी अपना दावा ठोके, है ना। तो संभवतः हो सकता है कि पवन जायसवाल को नरकटिया शिफ्ट किया जाए, क्योंकि नरकटिया विधानसभा जो है वो मोतिहारी का अंग नहीं है और ना ही शिवहर का अंग है। वहां चलेगी किसकी? संजय जायसवाल की। और संजय जायसवाल और पवन जायसवाल के बीच में इंटीमेसी बहुत अच्छी रहती है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन ढाका का जो चुनाव है, जिसे मैंने बड़ी नजदीक से देखा है, पवन जायसवाल क्या वो शिफ्टमेंट के लिए तैयार होंगे? और दूसरा कोई वैसा नेता दिखता ही नहीं है कि उस स्थिति परिस्थिति को उतने आसानी से हैंडल करके चुनाव जीत जाए। तो पवन जायसवाल का जो वो कर्म क्षेत्र है ढाका, और पवन जायसवाल क्या वहां से अपने आप को शिफ्ट नरकटिया करने के लिए तैयार, नरकटिया विधानसभा शिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, हमने एक कयास लगाए हैं। राजनीति में समीकरण रोज बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं, है ना। लेकिन राधा मोहन सिंह और आनंद मोहन, इन दोनों की जो दृष्टि है, वो दृष्टि ढाका विधानसभा पे है। और इस बार क्योंकि पिछले चुनाव में जो कुछ खटपट हुआ था, वो सधाने की स्थिति में लोग इस बार रहेंगे। हाँ, तो पवन जायसवाल के लिए संभावनाएं क्या बन सकती हैं, मैंने उसके बारे में चर्चा की। अब पवन जायसवाल इसको स्वीकार करें तो, नहीं स्वीकार करें तो, ये उनके वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। लेकिन संभावनाएं मुझे कुल मिला के यही दिखती हैं, क्योंकि वैश्य मतदाताओं के लिए ये जो सीट है, नरकटिया का जो सीट है, ये सीट भी कंफर्टेबल सीट माना जाता है। अंशुमान मोहन की बात आपने की, तो ढाका के लोग क्या अंशुमान मोहन के इस लॉन्चिंग जो आनंद मोहन के द्वारा कराया जाएगा, उसको स्वीकार कर लेंगे इतनी जल्दी? देखिए, अभी स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे ये तो जनता तय करेगी। वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे तो जनता तय करेगी। क्योंकि एक बात मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि अभी तो कुछ प्रमुख पार्टियों का नाम हमने लिया है, कुछ और प्रमुख पार्टियां हैं जो मैदान में कूदेंगी। अच्छा, उनके भी कैंडिडेट मैदान में आएंगे, है ना। तो 2025 का जो चुनाव है, ये सिर्फ ढाका का ही नहीं, पूरे बिहार में जो 2025 का चुनाव होगा, ये चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होगा, है ना। और ऊंट कब किस करवट बैठेगी, इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे एडिटर इन चीफ ने कहा कि जो शतरंज की बिसात ढाका में बिछाई जा रही है, और जिन चीज़ों पर इन्होंने कयास लगाया, जो सूत्रों से जानकारी थी, उन तमाम चीज़ों को बताया, तो वास्तव में ढाका की जो ये लड़ाई है विधानसभा सीट की, ये देखने वाली होगी। लेकिन ओवरऑल बात तो ये भी सामने है कि जो बिसात तो बिछाई जा रही है, लेकिन पवन जायसवाल भी शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। आगे आगे देखिए ढाका में क्या कुछ होता है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।